So today we will start the new chapter, our environment. This is going to be the final chapter of this session. our environment एक बहुत छोटा सा चैप्टर है वैसे तो। हमने 9th क्लास में भी बेसिकली जो इससे एसोसिएटेड चीज़ें थी वो कुछ कुछ छूट गई थी। 9th क्लास में जब हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट के बारे में, तो हमने कुछ बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि वो सब रिसोर्सेस जो कि नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर था, उसमें हमने बात की थी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉइल है या वाटर है या एयर है, ये सब किस तरह से लिविंग लाइफ को सपोर्ट करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंट, आर इन्वायरमेंट बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। कंसेप्ट वाइज इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको बहुत ध्यान से अपनी बुक पढ़ना पड़ेगी। छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, मैं आपको हालांकि वो सब के बारे में बात बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए इसमें, क्योंकि इसमें से अगर 2 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क 3 मार्क का जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको उसकी क्लैरिटी नहीं हुई तो वो मार्क्स चले जाएंगे हमारे, है ना। हम फोकस करते रहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हेरिडिटी, और पता चला कि एक बहुत इजी चैप्टर था, उसमें हमारे मार्क्स चले गए। तो ऐसा ना हो जाए, इसके लिए हम फोकस्ड रहें और इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। स्पेसिफिकली इसको क्वेश्चन आंसर बेस्ड रिवीजन इसका ज़रूर अटेंड करें। तो टू स्टार्ट विथ द चैप्टर आर एनवायरनमेंट, हम सबसे पहले तो इन्वायरमेंट को थोड़ा सा समझ लें कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट वर्ड तो आपने बहुत सुना हुआ है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है कि द सराउंडिंग्स in which a living organism operates is called its environment. The surroundings in which a living organism operates. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, छोटे से छोटा इंसेक्ट हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। हर किसी के सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हम इन सबको मिला करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इन इट्स सराउंडिंग्स, वो सब इसमें आ गया, इन विच इट ऑपरेट्स। तो क्या क्या आएगा इसमें? इसमें 2 तरह की चीज़ें आएंगी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें 2 तरह की चीज़ें आएंगी जिनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स, there are 2 types of environmental factors. इसको आप बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स बोल सकते हो। बायोटिक कंपोनेंट्स are the part of environment which have all the living organisms. हाँ, हमारे चारों तरफ, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप सोचो कि क्या क्या आपके चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं आपको एक मॉस्किटो दिखता है, हाउस फ्लाई दिखती होगी, बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं, जिसमें डॉग्स हो सकते हैं, काउज हो सकती हैं। हाँ, आपको बहुत सारी बर्ड्स आपके सराउंडिंग्स में दिखती हैं।
Apart from that, various types of plants you have which you are directly or indirectly dependent upon. तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गए। ये सब हमको अफेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इनके होने या ना होने का हम पर असर पड़ सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are the part of biotic components of environment and abiotic components. एबायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा सब कुछ, मतलब उसमें एयर भी आएगा, वाटर भी आएगा, सॉइल भी आएगा, हमारा ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनके होने या ना होने का हम पर असर पड़ता है। क्योंकि इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी affect our environment, how human beings affect our environment directly or indirectly। तो उसमें हम ये देखते हैं कि because for our survival we use all that we have in our surroundings, हम उन सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि हम स्पेसिफिक टाइप का अगर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमने एक पर्टिकुलर जगह को एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स के लिए रिजर्व कर दिया है। हमने डिसाइड किया हम केवल वीट उगाने वाले हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर नेचुरली जो दूसरे टाइप का वेजिटेशन था, जो दूसरे टाइप के प्लांट्स उगा करते थे, हमने उनको हटा दिया वहाँ से। तो फर्स्ट इंटरफेरेंस विद नेचर तो हमने यही कर दिया, हमने उसे क्लीन किया और उसकी जगह पर उसको एक जो मोनोकल्चर कर दिया, मतलब वहाँ पर हमने एक ही टाइप के प्लांट्स को उगा दिया। हाँ, ये उस जगह के इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है क्या, करेगा ही। दूसरी बात, हमारा जो अर्बनाइजेशन होता है, हम एक सिटी डेवलप करते हैं तो बहुत सारे पेड़ काट देते हैं, बहुत सारे जंगल डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आप पेड़ काट दोगे, जंगल ख़त्म कर दोगे, तो उस जगह पर जो प्लांट्स थे वो तो ख़त्म हुए ही, उन प्लांट्स पर जो बर्ड्स रहती थी वो भी चली गई। उन प्लांट्स की वजह से जो शेल्टर मिलता था वाइल्ड एनिमल्स को, वो मिलना बंद हो गया, तो वो भी अपनी जगह से माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक वर्ड आता है हैबिटेट ना, हमने एनवायरनमेंट एक वर्ड यूज़ किया जिसमें हमने कहा कि सराउंडिंग्स इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स। एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ हैबिटेट, जो कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जा सकता है। हैबिटेट का मतलब द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड्स फूड एंड शेल्टर। जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड और शेल्टर मिले, उसको उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बोलते हैं। जहाँ वो रहता है, और कोई भी यूं ही नहीं रहता कहीं। अगर फूड नहीं मिलेगा तो नहीं रहेगा, अगर उसको शेल्टर नहीं मिलेगा तो वो रहेगा नहीं ना। उसे रहने के लिए जगह चाहिए और उसको अपना फूड चाहिए एनर्जी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ जंगल जिसमें कुछ घास है, और उस घास को खाने के लिए डियर है। हाँ, उस डियर को खाने के लिए कोई लायन भी है। तो ये एक छोटा सा फूड चेन बन गया, एक सीक्वेंस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स बन गया, जिसमें हर्ब्स को, घास को डियर खा रहा है और डियर को लायन खा रहा है, सबका काम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रास का क्या कंट्रीब्यूशन है कि ग्रास, क्योंकि एक प्लांट है, वो सनलाइट को एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है बाय अ सिंपल प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बन जाता है, यानी कि एनर्जी जो कि सन से आ रही थी। सन को हम कह रहे हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी,
बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सनलाइट पर ही डिपेंडेंट हैं, बट ओनली प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट दिस सनलाइट इनटू यूजेबल फॉर्म। सनलाइट डायरेक्टली हमारी बॉडी पर भी गिरती है, लेकिन जब सनलाइट हमारी बॉडी पर गिरती है तो हम उसको यूजेबल फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए यूजेबल फॉर्म क्या है? वो केमिकल एनर्जी जो हमारी सेल में जाकर के स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ATPs, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स, जो कि आपकी सेल में जाकर के इकट्ठा हो गई है, और जब भी आपको उस एनर्जी को वहाँ से निकालना है तो एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा जिसे आप रेस्पिरेशन बोलते हो। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हमारी बॉडी में नहीं हो रहा। प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन है कि ये एनर्जी को जो कि सन से मिल रही है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। नाउ डियर इज गेटिंग फूड फ्रॉम दिस, एंड डियर इज ऑल्सो अ प्रे टू लायन। लायन इज अ प्रीडेटर, लायन का जो फूड है वो डियर है, तो डियर भी एक फूड है, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोसिस्टम को, मतलब इस फूड चेन को। लायन को तो कोई खा नहीं रहा, लायन से डियर को या ग्रास को कोई डायरेक्ट फ़ायदा होता हुआ हमको नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर अगर समझो लायन को हटा दिया जाए, अगर लायन चला जाए, यार हो ही नहीं, समझो सारे लायन को सर्कस वाले पकड़ के ले गए, है ना, जू में डाल दिया सबको, तो डियर की पॉपुलेशन डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी। लायन क्या कर रहा था? डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, है ना। जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो उनको ही खाते रहते हैं, उनका फूड है वो। तो डियर की पॉपुलेशन को जब उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, और अगर वो नहीं रहेंगे तो डियर की पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो जाएगी। अब जंगल में जितनी घास है, घास तो उतनी रहेगी, वो तो नहीं बढ़ जाएगी लायन के मरने से। लायन थोड़ी घास खाता था, तो डियर का नंबर बढ़ रहा है तो घास खत्म हो जाएगी धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली। एक टाइम ऐसा आएगा जब शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा वहाँ पे, और फिर हो सकता है कि डियर को उस जगह से जाना पड़े, ठीक है ना। तो इसका मतलब लायन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम इस चैप्टर में इकोसिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बाद में। हमारी बुक में अगर आप देखोगे तो एक ये बात बताई गई है कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन वी डंप आवर वेस्ट डायरेक्टली इनटू एनवायरनमेंट। हाँ, आप अगर अपनी बुक देखोगे तो पर बुक खोल लेते हैं अपन, आप उसका फ्रंट पेज देखोगे तो उसमें आपको कुछ बातें पता चलेंगी। यहाँ पे इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात हो रही है, और जो बात हम अभी लिख रहे थे दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. तो ecosystem क्या है? Ecosystem is the living components and non-living components. जैसे हम बात कर रहे थे बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑल टुगेदर, विच मतलब लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स विच कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। इंटरैक्शन हम देख रहे थे कि अगर ग्रास को डियर खाता है तो वो एक इंटरैक्शन है, अगर डियर को लायन खा जाता है तो वो भी एक इंटरैक्शन है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस आर देयर एंड दीज इंटरैक्शन लीड्स टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। व्हाट डज दैट मीन? जब हम कह रहे हैं कि ग्रास इज ईटन बाय द डियर, ग्रास इज ईटन बाय डियर, so there is some flow of energy
फ्रॉम द ग्रास टू डियर, डियर को ग्रास को कंज्यूम करने से, खाने से कुछ एनर्जी मिलती होगी तभी वो खाता है। ऐसे ही जब लायन डियर को खाता है तो लायन को एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एनर्जी मिलती है। एंड वी से दैट दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये फ्लो ऑफ एनर्जी है जो कि ग्रास से और लायन तक जा रही है। ग्रास में एनर्जी आई थी सन से। हमने कहा कि विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस द सनलाइट इज कन्वर्टेड टू a usable form of energy, and now that usable form of energy is being transferred from one level to another level. तो एक इकोसिस्टम में क्या इसेंशियल हमको दिखाई दे रहा है? इकोसिस्टम में हमें दिखाई दे रहा है कि इंटरैक्शन between living and non-living components. इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये इकोसिस्टम का एक इसेंशियल पार्ट है। और दूसरा हमको दिखाई दे रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी। एक इकोसिस्टम की ये दो इम्पॉर्टेंट, दो सिग्निफिकेंट आइडेंटिटी है कि अगर कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा हो सकता है। हम एक पूरे जंगल को एक इकोसिस्टम की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉन्ड या एक छोटा सा एक्वेरियम जिसमें आप फिशेस रखते हो, उनको भी हम एक इकोसिस्टम की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो इंटरैक्शन वर्ड है, इसका मतलब समझ जाओ कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई दूसरा एनिमल हो, उसको जब खा जाता है तो वो भी एक टाइप का इंटरैक्शन है। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द एबायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो। हाँ, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो हमारे प्लैनेट पे जो पोल्स हैं वहाँ पर बहुत लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है, बहुत ठंड है, पूरे टाइम वो एरिया स्नो से ढका हुआ रहता है। तो इतनी ठंडी जगह पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ही नहीं है रहने के लिए, दे कांट सर्वाइव देयर। जब वो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हाँ, तो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते तो क्या होगा? ऐसे में वो कहीं और रहेंगे जाके। अगर वो हैं और वहाँ पर बहुत ठंड पड़ने लग गई तो दे विल माइग्रेट, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, आइदर फॉर रिप्रोडक्शन और फॉर फूड और व्हाटएवर। अगर उन्होंने वो जगह छोड़ दी तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़ीरो हो जाएगी, वो वहाँ पे नहीं रहते। तो ऐसे जहाँ पे बहुत एडवर्स कंडीशंस होती हैं, जैसे डेजर्ट है, वहाँ पे पानी नहीं है, तो बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें अडेप्टेशंस है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो अडेप्टेबिलिटीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर लिविंग एरिया में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, सिर्फ वही वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी सब वहाँ पर रहते नहीं हैं। वो सब उस जगह से चले जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें हम टेम्परेचर की अभी बात कर रहे हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एयर की हम बात करते हैं, या और भी जैसे ह्यूमिडिटी की बात की, रेनफॉल की बात की, ये सब इन्वायरमेंट के वो इसेंशियल फैक्टर्स हैं, वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। और जब इस तरह का इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता है तो हम कहते हैं कि दिस इज़, जो उसके रिस्पॉन्स में जो भी कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई हाइबरनेशन कर रहा है, किसी की ऐसी अडेप्टेबिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं कि वो उसके ऊपर फर आ गया है, या और किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। इवन माइग्रेशन इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्स,
वो उस जगह को छोड़ करके चला जा रहा है, ये भी एक रिस्पॉन्स ही हुआ। तो जहाँ पर इस तरह से different types of responses come from the living organisms towards the abiotic components of an ecosystem or an environment, then we say that this is interaction between the living organisms and abiotic factors. तो ये जो interactions हैं, इसकी वजह से जो structure of a particular place, a particular habitat, वो चेंज होता रहता है। जहाँ पर बहुत तरह के नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे सब लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। आप देखोगे कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़, इस पर आप स्पेसिफिकली आप देखोगे कि जो ये आपके इक्वेटर के आसपास के कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत ठंडा भी नहीं है, गर्म तो है लेकिन साथ में ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीकन जंगल देखो, वहाँ पर पानी भी बहुत है और ह्यूमिड भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है और सब कुछ इतना ज़्यादा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी आपको ऐसी जगहों पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो कंपोनेंट्स बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो सब वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और वो सब मिलकर के इतने सारे फूड ऑप्शंस देते हैं एक दूसरे को कि हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वहाँ पर सर्वाइव करता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पर मिलती है, चाहे आप प्लांट्स की बात करो, चाहे आप एनिमल्स की बात करो। तो हम बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम क्या है, कि इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसा रीजन है जिसमें ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में भी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ में भी कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हुए साथ के साथ वहाँ पे रहते हैं। हाँ, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. ठीक, तो thus an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower bearing plants like rose, jasmine, sunflower and animals like frogs, insects and birds. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the environment or ecosystem. So a garden is an ecosystem. Other types of ecosystems are forests, ponds and lakes. These are natural ecosystems. While gardens and crop fields are human made और artificial ecosystem. जो हम बात करते हैं ना कि हम फिश टैंक है हमारा, या जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, वो भी ह्यूमन मेड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम। उसका आंसर आपको मिल गया, हाँ, कि ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मेक एन इकोसिस्टम. Ecosystem has biotic as well as abiotic components. और जो जो इकोसिस्टम होते हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं. नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट्स हैं, हाँ, नेचुरल इकोसिस्टम में पॉन्ड्स या लेक्स हैं, जो नेचर में अपने आप हमने नहीं बनाए, नेचर से अपने आप बन गए हैं. और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसमें हमारे क्रॉप फील्ड्स हैं, हमारे गार्डन्स हैं, हमारे एक्वेरियम्स हैं जो हमने बनाए हैं. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इकोसिस्टम्स एक्चुअली आर, नंबर 1. नंबर 2, we will understand how various living organisms at their different trophic levels survive inside an ecosystem, how ecosystem and a food chain or a food web supports the survival of an individual living organism.
कोई इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक इकोसिस्टम में रहता है, उसको उसमें रहने की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और साथ के साथ हम ये भी सीखेंगे कि व्हाट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फ्लो across the various food levels or trophic levels, and we will understand that how the later on in this chapter that how human activities disturb these ecosystems subsequently with their own interference। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको लगेगा अगर आप इसे समझ के अच्छे से समझ के पढ़ोगे। बहुत आसान भी चैप्टर है, बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी बातें होने की वजह से जस्ट कीप ऑन नोटिंग डाउन थिंग्स वॉट एवर यू आर लर्निंग। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको नोट्स दे दूंगा इसके, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और उनके 1 लाइनर 2 लाइनर आंसर्स आपको मिलेंगे और आपको उससे हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके पहले हम NCERT को वर्ड बाय वर्ड 2-3 बार पढ़ लें। NCERT से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो कल आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। थैंक यू सो मच।